तो नमस्कार साथियों, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले किस्से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बेंगलुरु की वो सर्द शाम तारीख 5 जनवरी 1996, जब पूरा शहर नए साल की खुमारी में डूबा हुआ था, तब चंद्रा लेन आउटलेट की एक वीरान सड़क पर सन्नाटा सुबह रहा था। उस रात सड़कों पर बिछी धुंध महज कोहरा नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसे खौफनाक कत्ल की गवाह बनने वाली थी जिसने आने वाले 29 सालों तक पुलिस की फाइलों में एक सुलगता हुआ सवाल बनकर रहना था। ये कहानी किसी सस्पेंस फिल्म की तरह शुरू होती है। एक तरफ रोशनी में नहाया हुआ रेस्टोरेंट, जहां एक अंग्रेज जोड़ा स्टुअर्ट और उसकी पार्टनर जिंदगी के हसीन पल बिता रहे थे, और दूसरी तरफ वही स्टुअर्ट जो कुछ ही मिनटों के बाद एक गुमनाम अंधेरे का शिकार होने वाला था। सिपाही की कांपती आवाज ने कहा, साहब लाश मिल गई है। इस बात ने पुलिस के कंट्रोल रूम में खामोशी को चीर दिया। जब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर उनके जैसे अनुभवी अफसर के माथे पर भी बुरे तरीके से पसीना आ गया। लाश का चेहरा बुरे तरीके से कुचला हुआ था। पहचान मिटाने की नाकाम कोशिश करी गई थी, लेकिन मुजरिम चाहे कितना भी शानदार क्यों ना हो, वो अपनी किस्मत की लकीर कहीं ना कहीं पर आखिरकार छोड़ ही देता है। स्टुअर्ट की जेब से मिला एक मामूली सा शॉपिंग बिल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वो एक जादुई लाइन जिसमें लिखा था, मौत खाना खाने के ठीक 10 मिनट बाद हुई। यही वो 10 मिनट थे जिन्होंने इस केस को इम्पॉसिबल मिस्ट्री बना दिया। 8 किलोमीटर का वो फासला और महज 10 मिनट का वक्त। क्या ये वाकई में कोई रूहानी ताकत थी या फिर इंसानी दिमाग की कोई बेहद गहरी साजिश? आज की इस दास्तान में हम उसी खौफनाक राज की परत दर परत उसको धीरे धीरे खोलेंगे। साथियों, क्या आप तैयार हो उस सफर पर चलने के लिए जहां हकीकत फिक्शन से भी ज्यादा हैरान कर देती है? तो चलिए आज के इस किस्से की शुरुआत करते हैं। बेंगलुरु की वो शाम 5 जनवरी साल था 1996। शहर की चकाचौंध के बीच एक आलीशान रेस्टोरेंट में धीमी रोशनी और संगीत का माहौल था। मेज नंबर 7 पर बैठा था स्टुअर्ट, जो कि एक अंग्रेज सैलानी था जिसकी आंखों में भारत घूमने का उत्साह और चेहरे पर एक अजीब सी बेफिक्री थी। उसके सामने बैठी थी उसकी खूबसूरत महिला पार्टनर। दोनों के सामने लजीज खाना जो था वो सजा हुआ था और फिजा में नए साल की खुमारी अभी भी बाकी थी। लेकिन किसे पता था कि स्टुअर्ट का ये आखिरी निवाला साबित होने वाला है। खाना खाते खाते अचानक स्टुअर्ट का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया और अपनी पार्टनर से कहा, ओह, मुझे लगता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा मेरे पेट में। पेट से बहुत ज्यादा मरोड़ की आवाजें आ रही हैं। स्टुअर्ट की आवाज में एक अजीब सी गहरा घबराहट थी। उसने अपनी पार्टनर को वहीं रुकने को कहा, तुम खाना खत्म करो, मैं गेस्ट हाउस जाकर थोड़ा आराम कर लेता हूँ। शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है, स्टुअर्ट ने ऐसा कहा। पार्टनर ने उसे फिक्रमंद नजरों से देखा, लेकिन स्टुअर्ट मुस्कुराया और वहां से निकल गया। वो रेस्टोरेंट की सीढ़ियां उतरकर बाहर की सर्द हवाओं में मानो ओझल हो गया। उस वक्त रात के करीब 10 बज रहे थे। वो अंग्रेज मेम इंतजार करती रही। 10 मिनट बीते, आधा घंटा बीता, फिर 1 घंटा बीता, लेकिन स्टुअर्ट वापस कभी नहीं आया। उधर गेस्ट हाउस में भी सन्नाटा था। स्टुअर्ट वहां पर पहुंचा ही नहीं था। इधर रेस्टोरेंट के बाहर की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी थी। उस अंग्रेज मेम के साथ जो दरिंदगी हुई वो अपने आप में एक अलग खौफनाक दास्तान थी जिसे पुलिस की टीम सुलझा रही थी। लेकिन असली पहेली तो स्टुअर्ट की थी। वो कहां पर गायब हो गया? क्या उसे किसी ने अगवा कर लिया था, या फिर वो उस अंधेरे का हिस्सा बन गया है जो शहर के सुनसान कोनों में घात लगाए बैठे रहते हैं? सुबह होते होते खबर आई कि चंद्रा आउटलेट के वीरान इलाके में एक फॉरेनर की लाश मिली है। जब इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कत्ल की वारदात को बड़ी बेरहमी से अंजाम दिया गया है। सिर को किसी भारी पत्थर से बुरे तरीके से कुचल दिया गया था ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। लेकिन कसाई कितनी भी सफाई से काम करे, खून के छींटे आखिरकार गवाही दे ही देते हैं। अजीम साहब की पारखी नजरों ने स्टुअर्ट की जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला। वो उसी रेस्टोरेंट का बिल था जहां उसने पिछली रात को खाना खाया था। यहीं से पुलिस के दिमाग की बत्ती जली। लेकिन सबसे बड़ा झटका भी बाकी था। जब लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने एक ऐसी बात बताई जिसने इंस्पेक्टर अजीम के पैरों तले से जमीन खिसका दी। डॉक्टर ने कहा, इंस्पेक्टर, इस आदमी की मौत खाना खाने से महज 10 मिनट के भीतर हो गई है। अजीम साहब चकरा गए। रेस्टोरेंट से चंद्रा लेआउट की दूरी 8 किलोमीटर थी और साल 1996 की उन उबड़ खाबड़ सड़कों पर 10 मिनट में 8 किलोमीटर का सफर तय करना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अगर वो 10 मिनट में वहां पहुंचा तो आखिरकार उसे मारा किसने, और अगर उसे रेस्टोरेंट के पास मारा गया तो लाश वहां कैसे पहुंची? क्या ये कोई पेशेवर कातिल का गैंग था, या फिर स्टीवर्ट किसी ऐसे राज का हिस्सा था जिसे अपने साथ वो कब्र में लेकर चला गया था? इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम के सामने मेज पर रखी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी सुलगते हुए अंगारे की तरह थी। उन्होंने अपनी कैप उतारी और माथे का पसीना पोंछा। बाहर बेंगलुरु की सड़कों पर गाड़ियों का शोर था, लेकिन इंस्पेक्टर अजीम साहब के दिमाग में सन्नाटा पसरा हुआ था। रिपोर्ट की वो एक लाइन उनके तजुर्बे को चुनौती दे रही थी। मौत खाना खाने के ठीक 10 मिनट के भीतर हुई। यहां वो मशहूर मुहावरा बिल्कुल सटीक बैठता था, मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपनी परछाई कहीं ना कहीं पर छोड़ देता है, लेकिन यहां तो परछाई ही गायब थी। अजीम साहब ने नक्शा फैलाया। एक तरफ वो रेस्टोरेंट जहां स्टीवर्ट ने आखिरी निवाला लिया था, और दूसरी तरफ चंद्रा लेआउट का वो वीरान कोना जहां उसकी कुचली हुई लाश मिली थी। दोनों के बीच का फासला पूरे 8 किलोमीटर। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। अजीम साहब अपने मन ही मन ये चीज बुदबुदाए। साल 1996 की उन टूटी फूटी सड़कों पर जहां गाय भैंसों का राज रहता था और स्ट्रीट लाइटें नाम मात्र की थी, वहां कोई भी गाड़ी 10 मिनट में 8 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर सकती थी। इसका मतलब सीधा था, स्टुअर्ट को रेस्टोरेंट से निकलते ही दबोच लिया गया था। कत्ल रेस्टोरेंट के आसपास ही हुआ था, और फिर कातिलों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे 8 किलोमीटर दूर उसे फिकवा दिया था। अजीम साहब ने अपनी टीम को हुक्म दिया, जीप निकालो, हमें उस 10 मिनट के दायरे को नापना है। रात के उसी पहर में जब सन्नाटा अपने चरम पर था, पुलिस की जीप रेस्टोरेंट से रेंगती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अजीम साहब अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को बार बार देख रहे थे। 3 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, और ठीक 7वें मिनट पर उनकी नजर एक पुरानी उजाड़ इमारत पर पड़ी। वो एक पुराना पेट्रोल पंप था जो अब बंद हो चुका था और एक डरावने गोदाम में तब्दील हो चुका था। वहां पीली रोशनी वाला एक मध्यम सा बल्ब जल रहा था, जो उस जगह की वीरानी को और ज्यादा डरावना बना रहा था। जीप वहां रुकी। सन्नाटे को चीरते हुए अजीम साहब के जूतों की आवाज गूंजी। वहां एक नया गार्ड तैनात था जो पुलिस को देखकर बुरे तरीके से सहम गया। साहब, मैं तो नया हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, ऐसा उसने हकलाते हुए अपने बारे में इंस्पेक्टर साहब को बताया। पुराना गार्ड कहाँ है? अजीम साहब ने अपनी तेज कड़कती आवाज में पूछा। तब उस गार्ड ने बताया कि उसका नाम था महादेव्या, जो 5 जनवरी की सुबह को वो अचानक से गायब हो गया। बोला कि गांव में इमरजेंसी है, और फिर लौटा ही नहीं। इमरजेंसी या कत्ल का खौफ। अजीम साहब की आंखों में चमक आ गई। उन्हें शिकार की गंध मिल चुकी थी। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि वो पेट्रोल पंप गरुड़ा सिक्योरिटी सर्विसेज के अंडर आता है। ये कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं थी। इसके तार कर्नाटक के एक रसूखदार घराने से जुड़े थे। अजीम साहब जानते थे कि अगर सीधे टकराए तो रसूख आड़े आ जाएगी। उन्होंने एक बिसात बिछाई। एजेंसी के दफ्तर जाकर उन्होंने एक काल्पनिक कहानी गढ़ी कि एमजी रोड पर एक बहुत बड़ी डकैती हुई है और महादेव्या उस रात वहां से गुजरते हुए डकैतों का चेहरा या कोई सुराग महादेव्या ने देख लिया है। नाम और इनाम के लालच में एजेंसी ने महादेव्या का घर का पता उगल दिया। पुलिस जब महादेव्या के झोपड़े पर पहुंची तो वो जो महादेव्या जो था वो बुरे तरीके से बुखार में तप रहा था। लेकिन वो बुखार बीमारी का नहीं था, बल्कि उस खौफनाक मंजर का था उसने अपनी आंखों से जो देखा था पिछली रात। जैसे ही अजीम साहब ने उसके गले पर हाथ रखा, महादेव्या चीख पड़ा, साहब मैंने नहीं मारा, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस देखा था। महादेव्या ने जो राज खोला उसने बेंगलुरु पुलिस के मानो पैरे तले से जमीन ही खिसका दी थी। उसने बताया कि उस रात वहां ऑटो ड्राइवर फकरुद्दीन और शब्बीर अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। तभी स्टीवर्ट वहां पहुंचा। उसे शायद किसी चीज की तलाश थी या वो रास्ता भटक गया था। मुजरिमों ने उसे अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाया और पंप के पीछे ले गए। जैसे ही स्टीवर्ट ने अपना भारी भरकम पर्स निकाला, फकरुद्दीन की आंखों में लालच का शैतान नाचने लगा। नोटों की गड्डियां देखकर उसकी फकरुद्दीन की नीयत जो है पूरे तरीके से डोल गई थी। उसने स्टीवर्ट को दबोच लिया। स्टीवर्ट ने विरोध किया, उसने लड़ाई की कोशिश भी करी, लेकिन 2 दरिंदों के सामने उस बेचारी की एक भी ना चल पाई। कत्ल का वो मंजर इतना विभत्स था कि महोदया अपनी आंखें बंद कर वहीं पर बैठ गया। महोदया के झोंपड़े में पसरा सन्नाटा टूटने लगा था। उसकी आंखों में वो खौफनाक रात फिर से कौंध रही थी। इंस्पेक्टर जी के सामने वो थर थर कांपते हुए उस कहानी
उस रात की, उस काली रात की कहानी एक का एक एक पन्ना लगातार खोलता जा रहा था। वो कातिल कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि हालात और लालच के शिकार थे। वो भेड़िए थे जो अंधेरे में घात लगाए बैठे थे। महोदया ने सिसकते हुए बताया, साहब वो रात जो है वो बड़ी कयामत की रात थी। मैं पेट्रोल पंप के उस पुराने केबिन में बैठा था, तभी एक ऑटो वहां पर आकर रुका। उसमें से फखरुद्दीन और शब्बीर उतरे। वो अक्सर वहां पर आकर रात में गप्पे मारा करते थे, नशा करते थे। तभी वहां वो गोरा साहब स्टुअर्ट वहीं पर आ चुका था। वो वहां आ चुका था। शायद वो रास्ता भटक गया था या उसे किसी चीज की तलब थी। फखरुद्दीन ने उसे अपनी बातों में फंसाया और पंप के पिछले हिस्से में ले गया, जहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वो अंधेरा सबसे गहरा था। अजीम साहब की मुठियां ये बात सुनकर भिज गई। महोदया आगे बोला, जैसे ही साहब ने अपना बटुआ निकाला, फखरुद्दीन की नीयत उसी समय डोल गई। उसने नोटों की गड्डियों की जो चमक थी उसे देख लिया था और उन्होंने साहब को लूटना चाहा। साहब उन दोनों से भिड़ गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। पकड़े जाने के डर से शब्बीर ने पीछे से उसका गला घोंट दिया और फखरुद्दीन ने पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाकर उसके सर पर जोर से दे मारा। एक चीख गूंजी और फिर थोड़ी देर में सब कुछ वहां पर शांत हो गया। पुलिस ने महादेव्या के बयान के आधार पर जाल बिछाया और चंद घंटों के भीतर फखरुद्दीन और शब्बीर को और उनके साथी जो ऑटो ड्राइवर था सनाउल्लाह सलाखों के पीछे वो डाल दिया गया। हवालात की ठंडी सलाखों और अजीम साहब के तीसरे दर्जे के सत्कार के सामने उनकी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। फखरुद्दीन ने फूट फूट कर अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लिया। साहब, हमारा इरादा कत्ल का नहीं था, बस वो पैसे देखकर शैतान सवार हो गया था। फखरुद्दीन ने बताया कि जब वो अंग्रेज मर गया तो हम डर गए थे। हमें लगा कि अगर लाश यहीं पर मिली तो शायद हम पकड़े जा सकते हैं। तभी हमने सनाउल्लाह को बुलाया, उसके ऑटो में लाश को लादा और उसे शहर से दूर चंद्रा लेआउट के सुनसान इलाके में फेंक कर आ गए ताकि पुलिस भटकती रहे। यही वो राज था। वो 10 मिनट का फासला कत्ल रेस्टोरेंट से महज 5 मिनट की दूरी पर हुआ था। बाकी के 5 मिनटों में लाश को ठिकाने लगाने की साजिश रची गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिल्कुल सही थी। स्टीवर्ट ने रेस्टोरेंट छोड़ा और 10 मिनट के भीतर ही उसकी रूह जिस्म से जुदा हो गई थी। अदालत में मुकदमा चला। सबूत पुख्ता थे, चश्मदीद गवाह मौजूद था और जुर्म का कबूलनामा भी। कोर्ट ने चारों दरिंदों को उम्र कैद की सजा सुनाई। महादेव्या को बरी कर दिया गया क्योंकि उसने पुलिस की मदद करी थी, लेकिन असली क्लाइमेक्स तो अभी शुरू होने वाला था। जेल जाने के बाद उन मुजरिमों के परिवारों की हालत बदतर हो गई। उनकी मां बीमार थी, बच्चे उनके दाने दाने को मोहताज थे। यहीं पर इंस्पेक्टर अजीम का वो रूप सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपनी वर्दी के भीतर छिपे एक इंसान को जगाया। उन्होंने अपराधियों से नफरत तो करी, लेकिन उनके निर्दोष परिवारों को बेसहारा नहीं छोड़ा। सालों बाद जब अजीम साहब राजनीति के मैदान में उतरे तो किस्मत ने उन्हें फिर से उन्हीं पुराने चेहरों के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार से घूमता रहा। बेंगलुरु की वो सर्द रात अब फाइलों के ढेर में पूरे तरीके से दब चुकी थी। अदालत ने फखरुद्दीन, शब्बीर और सनाउल्लाह को उम्र कैद की सजा सुनाकर जेल की अंधेरी कोठरियों के पीछे डाल दिया था। लेकिन यहाँ कुदरत ने एक अलग ही कहानी लिख रखी थी। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे इन चारों की दुनिया पूरे तरीके से सिमट चुकी थी, लेकिन बाहर उनकी गलतियों की सजा उनके मासूम परिवार भुगत रहे थे। फखरुद्दीन की बूढ़ी मां बिस्तर पर पड़ गई थी। इलाज के लिए धेला भर भी उनके पास नहीं था। इतना पैसा भी नहीं था कि वो अपनी माता का इलाज भी करवा सके। शब्बीर के बच्चे स्कूल की दहलीज से दूर सड़कों पर कबाड़ चुनने को मजबूर हो गए थे। जब ये बात इंस्पेक्टर अब्दुल अजीम तक पहुंची तो खाकी वर्दी के पीछे छिपा एक इंसान और उसकी इंसानियत जाग उठी। उन्होंने मुजरिमों से नफरत तो करी थी, मगर उनके परिवारों से नहीं। अजीम साहब ने गुपचुप तरीके से अपनी जेब से और अपने कुछ पुलिसिया दोस्तों से चंदा इकट्ठा किया। उन्होंने फखरुद्दीन की मां का अस्पताल में इलाज कराया जब तक वो जिंदा रही। उन्हें दवाइयां मिलती रही। इतना ही नहीं, उन्होंने शब्बीर के बच्चों का दाखिला भी करवाया, एक स्कूल के अंदर कराया और उसकी फीस भी खुद भरी। एक अपराधी की बहन की शादी रुक रही थी तो अजीम साहब ने वहां के जाकर उसकी मदद भी करी और मदद का हाथ बढ़ाकर पैसे वैसे देकर उसकी शादी को भी करवाया। ये सब एक ऐसी खामोश जंग थी जिसे एक पुलिस अफसर अपने जमीर की शांति के लिए लड़ रहा था। साल बीतते गए। अजीम साहब ने पुलिस की नौकरी से वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया और सियासत की उबड़ खाबड़ गलियों में कदम रख दिया। अगले साल इलेक्शन था। चामराजपेट इलाके में प्रचार का जो शोर था वो बड़े जोरों से था। तभी अजीम साहब की नजर एक शख्स पर पड़ती है जो पागलों की तरह उनकी जीत के लिए नारे लगा रहा था और लोगों के बीच उनके पोस्टर और पर्चे बांट रहा था।
वो शख्स पसीने से तरबतर था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा जुनून था। अजीम साहब ने गाड़ी रुकवाई, पास बुलवाकर गौर से देखा तो उनकी रूह कांप गई। वो फखरुद्दीन था, सजा काटकर बाहर आया वही शख्स जिसे कभी अजीम साहब ने सलाखों के पीछे भेज दिया था। अजीम साहब की आवाज में हैरानी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो फखरुद्दीन? फखरुद्दीन की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने अजीम साहब के पैर पकड़ लिए और गला रोंदते हुए बोला, साहब, दुनिया ने हमें कातिल माना और दुत्कारा, लेकिन आपने हमें इंसान समझा। जब हम जेल में सड़ रहे थे तब आपने मेरी माँ का इलाज कराया, मेरे बच्चों को सड़कों पर भीख मांगने से बचाया। हमने जेल में ही कसम खाई थी कि बाहर आने के बाद हम दोबारा कभी हाथ में पत्थर नहीं उठाएंगे। आज मैं जो कुछ भी हूं वो आपकी वजह से हूं। आपकी जीत के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा तो वो भी कम है। ये किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। वो 10 मिनट का कत्ल, वो 8 किलोमीटर की मिस्ट्री और वो फोरेंसिक रिपोर्ट की एक लाइन, सब कुछ उस एक पल में सिमट कर रह गया था। पुलिस रिकॉर्ड गवाह है कि उस दिन के बाद फखरुद्दीन और उसके साथियों ने कर्नाटक के किसी भी कोने में दोबारा कोई भी जुर्म नहीं किया। इंस्पेक्टर अजीम ने साबित कर दिया कि एक अच्छा पुलिस वाला सिर्फ मुजरिम को पकड़ता ही नहीं बल्कि उसे सुधार कर समाज को एक बेहतरीन इंसान भी बना सकता है। स्टीवर्ट की रूह को शायद उस दिन सुकून मिल गया होगा जब उसके कातिलों ने नफरत का रास्ता छोड़कर शायद इंसानियत का रास्ता अपना लिया था। दोस्तों, ये था आज का किस्सा। याद रखिए, क्राइम सीन पर छोड़ी गई एक छोटी सी पर्ची भी बड़ा राज खोल सकती है और खाकी के पीछे छिपी थोड़ी सी इंसानियत दुनिया बदल सकती है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे ही किस्से के साथ, ऐसी ही दास्तान के साथ। साथियों, तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे। जय हिंद।